भारतीय समाज में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो समय के साथ अपनी मूल भावना को खो बैठती हैं और एक ऐसे विकृति का रूप ले लेती हैं जो समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। दहेज प्रथा भी एक ऐसी ही परंपरा है। मेरा सवाल है इस समाज से कि जिस घर में मेरी हंसी गूंजती थी, जहां हर खुशी में मेरा ही नाम सजाया जाता था, उसी घर से जाते वक्त क्यों मुझे दहेज के बोझ से सजाया जाता है। मेरा सवाल है इस समाज से कि क्या मेरा अस्तित्व इतना कमजोर है कि मेरी पहचान को गहनों से जोड़ा जाए, कि मेरे सपने, मेरे संस्कार और मेरी कला को पीछे छोड़ मुझे सामानों से तौला जाए। मेरा सवाल है इस समाज से कि मेरे पिता की आंखों में जो गर्व था आज वो चिंता में बदलता क्यों दिखता है। और मेरा जवाब है इस समाज को कि मैं बोझ नहीं हूं किसी घर का, न सौदा हूं किसी बाजार का, बल्कि मैं भी हकदार हूं सम्मान की जो हर इंसान को मिलता है इस संसार का। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम दहेज की उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक की पूरी यात्रा को समझेंगे। आज जब हम दहेज शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में शोषण, लालच, अत्याचार और अपराध की छवि उभरती है। पर क्या यह प्रथा हमेशा से ऐसी ही थी? क्या दहेज का प्रारंभ ही लालच और दबाव के साथ हुआ था, या इसके पीछे कोई सकारात्मक और सामाजिक उद्देश्य था? प्राचीन भारतीय समाज में दहेज को स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन शब्द अपने आप में ही यह स्पष्ट करता है कि यह संपत्ति स्त्री की अपनी थी, ना कि किसी और की। उस समय विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था, बल्कि दो परिवारों और वंशों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक बंधन था। उस युग में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः गृहस्थ जीवन तक सीमित थी। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी और उनके लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे। ऐसे में जब एक बेटी अपने मायके से ससुराल जाती थी तो उसके माता पिता उसे कुछ धन, आभूषण, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं देते थे ताकि वह अपने नए जीवन में सुरक्षित और सम्मान पूर्वक रह सके। लेकिन यह दान किसी भी प्रकार की मांग या लेन देन नहीं था, बल्कि माता पिता के प्रेम, चिंता और जिम्मेदारी का प्रतीक था। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। यदि भविष्य में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह इस संपत्ति का उपयोग कर सकती थी। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि उस समय दहेज एक सुरक्षा कवच था, ना कि सामाजिक दबाव। इसमें ना तो कोई प्रतिस्पर्धा थी, ना ही दिखावा और ना ही कोई अनिवार्यता। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और स्नेहपूर्ण परंपरा थी। समय के साथ भारतीय समाज में कई बड़े परिवर्तन हुए, मुख्यतः मध्यकाल में। इस समय भारत में युद्ध, आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। इस कारण लोगों में असुरक्षा की भावना ने जन्म ले लिया, जिसका सीधा प्रभाव समाज की संरचना पर पड़ा और इसका मुख्यतः प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ा। लोग अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर डर में रहने लगे और इस कारण से सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बेटियों को शिक्षा और बाहरी अवसरों से दूर कर दिया और उन्हें जल्दी और सुरक्षित घर में बसाने को ही सबसे सुरक्षित उपाय मानने लगे। इसी दौर में कन्यादान को अत्यधिक पवित्र और आवश्यक धर्म कर्म की तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे यह मान्यता फैल गई कि बेटी की शादी जितनी जल्दी और जितने सम्मान पूर्वक हो उतना परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बेहतर है। लेकिन सम्मान पूर्वक शादी का अर्थ धीरे धीरे दहेज से जोड़ दिया गया। लोग यह मानने लगे कि अगर लड़की के साथ दहेज दिया जाएगा तो उससे अच्छे घर में स्वीकार किया जाएगा और उसका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहेगा। यही सोच दहेज को शादी की आवश्यक शर्त बनाती गई। धीरे धीरे दहेज की प्रकृति बदलने लगी।
अब यह केवल सुरक्षा का साधन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने लगा। परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने लगे ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। यहाँ से दहेज में प्रतिस्पर्धा और दिखावा का प्रवेश हुआ। जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और कानूनी संरचनाओं में भी बड़े बदलाव आए। ब्रिटिश कानून ने संपत्ति के अधिकार को एक नई दिशा दी, लेकिन इन परिवर्तनों का मुख्यतः लाभ पुरुषों को हुआ और महिलाओं का संपत्ति में से अधिकार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। परिणाम स्वरूप विवाह के समय दी जाने वाली राशि ही महिलाओं के लिए एकमात्र आर्थिक सहारा बनी, पर इस बार उस सहारे पर भी महिलाओं का नियंत्रण नहीं था। इस काल में शिक्षा का प्रसार हुआ, लेकिन यह अवसर भी अधिकतर पुरुषों तक ही सीमित रहा। जैसे जैसे शिक्षित और नौकरी पेशा पुरुषों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उनके मूल्य भी बढ़ने लगे। समाज में यह धारणा बनने लगी कि जितना अधिक पढ़ा लिखा और सफल लड़का होगा, उसके विवाह में उतना ही अधिक दहेज दिया जाना चाहिए। यहीं से दहेज का वास्तविक व्यवसायीकरण शुरू हुआ। विवाह अब केवल सामाजिक संस्था नहीं रहा, बल्कि एक प्रकार का सौदा बन गया, जहां लड़के की योग्यता के आधार पर दहेज की कीमत तय की जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आधुनिकता, शिक्षा और समानता की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन प्रगतियों के बावजूद दहेज प्रथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि कई स्थानों पर और भी अधिक क्रूर और हिंसक रूप ले लिया। आज दहेज केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध बन चुकी है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिलाओं को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। कई मामलों में यह प्रताड़ना इतनी बढ़ जाती है कि वह दहेज हत्या या आत्महत्या का कारण बन जाती है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक ऐसी परंपरा जो कभी सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक थी, वह इतनी अमानवीय कैसे बन गई। जब समाज में दहेज ने एक हिंसक और खतरनाक रूप ले लिया तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि गंभीर कानूनी चुनौती बन गई। तब सरकार को समझ में आया कि केवल सामाजिक अपील और नैतिक शिक्षा से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है और फिर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और 1961 में लाया गया दहेज निषेध अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना और उसे एक दंडनीय अपराध घोषित करना। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें दहेज लेने वाले के साथ साथ दहेज देने वाले को भी दोषी ठहराया गया, यानी यह कानून दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराता है। इस कानून के तहत दहेज देने या लेने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा, जो दहेज की राशि के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। लेकिन इस कानून के आने के बाद भी दहेज प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। समाज में अभी भी इसे एक परंपरा और उपहार के रूप में जारी रखा जा रहा था। समय के साथ यह महसूस किया गया कि 1961 का कानून पर्याप्त प्रभावी नहीं है, इसलिए 1984 और 1986 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से सजा को और कठोर बनाया गया, पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए, मामलों की जांच को अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि अब दहेज से जुड़े मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया, यानी पुलिस बिना वारंट के भी कार्यवाही कर सकती थी। 1980 के दशक में दहेज के कारण महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और हिंसा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। इसे देखते हुए 1983 में भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 498 ए। इस धारा का उद्देश्य था विवाहित महिलाओं को उनके पति और ससुराल पक्ष द्वारा किए जाने वाले क्रूर व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना।
इस कानून के तहत यदि किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह कानून महिलाओं को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा देता है, लेकिन इसके साथ यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इसलिए न्यायपालिका ने समय समय पर इसके उपयोग को संतुलित करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। दहेज प्रथा का सबसे भयावह रूप है दहेज के कारण मृत्यु। इसे ध्यान में रखते हुए 1986 में भारतीय दंड संहिता में धारा 304 बी जोड़ी गई। इस धारा के अनुसार यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर होती है और यह सिद्ध होता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह कानून दहेज हत्या जैसे मामलों में एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। दहेज से जुड़ी हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आर्थिक भी होती है। इस व्यापक समस्या को ध्यान में रखते हुए 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लाया गया। यह कानून महिलाओं को निम्नलिखित प्रकार की हिंसा से सुरक्षा देता है: शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, भावनात्मक अत्याचार। इस अधिनियम के तहत महिला अपने घर में रहने का अधिकार मांग सकती है, सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है और आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकती है। समय समय पर सरकार और न्यायपालिका ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं। विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रयास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं, जागरूकता अभियान। लेकिन इन सब के बावजूद दहेज प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इतने सारे कानून होने के बावजूद भी दहेज प्रथा क्यों समाप्त नहीं हो पाई? यह कोई किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे समाज की जीती जागती सच्चाई है। ये वो दर्द है जिसे कई परिवार और कई परिवारों की बेटियां खामोशी से सहती आ रही हैं। जिन्होंने ये दौर देखा है वो समझ पा रहे होंगे कि दहेज कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये वो वेड़ियां हैं जो बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य को जकड़ लेती हैं। जहां उनकी किलकारियों पर खुशी मनाई जानी चाहिए थी, वहीं कई घर में उनके जन्म के साथ ही उनके दहेज के पैसे जोड़ने की चिंता शुरू हो जाती है। ये वो सच्चाई है जो केवल बेटियों के भविष्य को सीमित नहीं करती, बल्कि समाज की उस सोच को आईना दिखाती है जिसे आज बदलना बेहद जरूरी है। ये दहेज प्रथा की आज की यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि कोई भी प्रथा या परंपरा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप समय और समाज की मानसिकता के अनुसार बदलता रहता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस प्रथा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम इसे एक और पीढ़ी तक ढोते रहना चाहते हैं, या इसे समाप्त कर एक सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना चाहते हैं? तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।